सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले तो कि ये जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उस पे मोर देन 1000 पीपल अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्पेसिफिकली हिस्ट्री के लिए है। तो उस पे जो भी फर्दर हमारे वेबिनार्स होंगे या हम कोई अपडेट करना चाहते हैं, इवन डेट से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड सारी अपडेट्स पे दी जाती हैं। तो apart from the YouTube channel, we also have our own Telegram channel that is made specifically for the aspirants of history who wish to do masters in history from any of the central university. तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके अलावा भी फर्दर अपडेट्स जो भी हैं या कोई भी वेबिनार्स हैं तो उस पे कंडक्ट होते हैं। हमारा बैच भी उसी पे लॉन्च करते हैं हम, जो भी फर्दर बैचेस आएंगे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट join that channel, so please do that. Okay, so moving forward, ये जो अब तक मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे ऑप्शनल ही थे और मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे मेजरली। ठीक है, तो अब जो एक क्वेश्चन आ रहे हैं, जो दो क्वेश्चन देखे गए थे वो थे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आप करते आ रहे होंगे, है ना, अपनी लोअर क्लासेस से। एक छोटा सा पैराग्राफ होता है और आपको उसका क्रक्स समझना होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई कोई लाइन जो जैसी दी गई है वो वैसी ही आंसर में आपको मार्क करनी हो। कभी कभी इम्प्लाइड मीनिंग भी होते हैं। ओके, बट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, इट्स इजी। तो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो आराम से। तो दो क्वेश्चन आए थे इस तरीके के। एक उनमें से मैं आपको काफी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगी और सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलरली वैसा ही होगा। लाइक एक छोटा सा सिंपल कॉम्प्रिहेंशन होता है और उसके रिलेटेड और आसपास घूमते हुए 5 क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आई विल बी रीडिंग आउट। The enforcement of scriptural law as civil law had extended the applicability of Brahminical scripture, hitherto limited to the twice-born caste, to all colonial subjects. ठीक है, thus was established a particular relationship between scripture and society, a relationship which was bolstered each time, as in the case of Sati in Bengal. Colonial officials privileged as authentic the scriptural tradition and marginalized the importance of custom. ठीक है, तो जो मतलब स्क्रिप्चर लॉ का जो एनफोर्समेंट है एक सिविल लॉ की तरह की, मतलब बेसिक लॉ जो है वो स्क्रिप्चरल लॉ होगा, यू नो दैट द वन दैट इज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो जो ऑब्वियसली स्क्रिप्चर्स किसने, सारे वेदा स्क्रिप्चर्स और जो भी हैं ये, वो ब्राह्मणिकल अपर कास्ट ने लिखे। ठीक है, उन्होंने ही बनाए, उन्होंने ही प्रोड्यूस करे हैं। तो ये जो है कि मतलब स्क्रिप्चरल लॉ को एज अ सिविल लॉ मान लेना क्या करता है कि जो अर्लियर सिर्फ ट्वाइस बॉर्न, मतलब कि जो अपर कास्ट थे वो ही मानते थे इसे एज अ यूनिवर्सल लॉ, तो अब जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, टू ऑल द colonial, why colonial subjects, because India has now passed under the British power। तो अब वो सब पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या ब्राह्मणिकल लॉज, ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स के में जिस तरीके के भी लॉ हैं या जिस तरीके से उनमें बातें कही गई हैं वो सब पे अब अप्लाई हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उसे एक सिविल लॉ की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, वो बेसिक लॉ बन गया है। Thus was established a particular relationship between scripture and society। Of course, मतलब जब scripture के बेसिस पे ही हम सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसे जज करेंगे, उसके बेसिस पे ही उसको डील करेंगे, तो of course there is a separate relationship between scripture and society, a relationship which was bolstered each time। ठीक है, strengthened, bolstered मतलब kind of support करने वाला, पैड करने वाला। ठीक है, which was bolstered each time, as in the case of Sati in Bengal। ठीक है, you all know about Sati, the wife was burnt along with the husband, है ना, I mean the dead husband। So colonial officials privileged as authentic the scriptural tradition। colonial officials, the British officials, उन्होंने भी किसे, स्क्रिप्चरल ट्रेडिशन को प्रिविलेज करा, उसको मतलब जो है ज्यादा सपोर्ट करा इन कंपैरिजन टू द कस्टम। ओके, marginalize the importance of custom। Okay, I suggest that this designation of the scriptural tradition as true was to have an important bearing on the 19th century debates on the status of women, of course। So ये मतलब जो ये डेजिग्नेशन है कि स्क्रिप्चरल ट्रेडिशन जो है वो एकदम सही है, उसे ही मान लेना चाहिए, मतलब स्क्रिप्चर्स को मान लेना चाहिए, या उसका जो लॉ है वो सिविल लॉ मान लेना चाहिए। तो डेफिनेटली जो 19th सेंचुरी में डिबेट चल रही थी उनमें काफी ज्यादा मतलब विमेन के स्टेटस के अराउंड, तो उसमें काफी उसने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई।
तो अब क्या है, फॉर दीज डिबेट्स वर अ मोड थ्रू व्हिच कॉलोनियल पावर वाज बोथ एनफोर्स्ड एंड कंटेस्टेड, ठीक है, क्योंकि इन्हीं डिबेट्स के थ्रू जो है जो कॉलोनियल पावर थी वो एनफोर्स भी की जा रही थी और कंटेस्ट भी की जा रही थी, बिकॉज देयर वर सर्टेन रिफॉर्म्स व्हिच ब्रिटिशर्स वांटेड टू ब्रिंग, मतलब वो एंड करना चाहते थे, जैसे सती है उसको काइंड ऑफ वो एक टाइम के बाद एंड करना चाहते थे, बिकॉज दे कंसिडर्ड इट मीनिंगलेस, कि मतलब नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो जो लोग हैं वो उसको कंटेस्ट कर रहे थे, देवर कंटेस्टिंग कि आप हमारे लॉ, हमारे रिलीजन में, हमारे कस्टम्स में, हमारे रिचुअल्स में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। सो इट वाज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन alien people's attack on our religion. Okay, so it was contested and it was even enforced because there were some people, some reformers or some people with progressive thinking, or there are always some people with progressive thinking, एंड उसका रिजल्ट हमने देखा ही है कि बाद में जो अर्ली 20th सेंचुरी में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं तो वो उन्हीं लोगों की वजह से आए। तो वो लोग क्या, इट वाज एनफोर्स बिकॉज दे वर थिंकिंग कि तुम इन सब चीजों से खुद से नहीं जा पाओगे, खुद से नहीं इनको खत्म कर पाओगे। सो दे वर सेइंग कि लाइक वी विल फ्रीड यू फ्रॉम ऑल दीज all the boundaries of and all the chains of oppression you are tied in, है ना, ये जो आपको जकड़ के रखा है, तो इन सब चीजों से हम ही आपको छुटकारा दिला पाएंगे। ओके, एंड रिफॉर्मर्स समवेयर अग्रीड टू दिस। तो एक तरीके से इन्हीं सब डिबेट से जो है वो एनफोर्स भी हो रहा था कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल पावर, और कंटेस्ट भी हो रहा था। ओके, तो कॉलोनियल ऑफिशियल, तो आपको इसी तरीके से ना हर लाइन का एक तरीके से, इतना डिटेल में ऑफ कोर्स आपको वहां पे टाइम नहीं मिलता है, बट आप पढ़ के एक माइंड में बैकग्राउंड बना लीजिए कि किस किस चीज को कवर कर रहा है ये, या क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसे 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। पहली बार में सिर्फ एक फर्स्ट हैंड रीडिंग दीजिएगा, दूसरी बार में थोड़ा सा इम्प्लाइड मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, बट वेरी फास्ट, डोंट जस्ट गिव इट टू मच टाइम। बट हाँ, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है अगर बहुत ज्यादा नहीं आए हैं तो आप एंड में इन्हें रिविजिट जरूर करिए एक एक बार पढ़ने के लिए, तो आपको जब आप शांति से पढ़ते हैं तो थोड़ा बेटर इनमें आप ढूंढ पाते हैं आंसर्स। कॉलोनियल ऑफिशियल सॉट टू जस्टिफाई इंटरफेरेंस इन इंडिजिनियस ट्रेडिशन, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि वो जस्टिफाई करते थे अपना इंटरफेरेंस इसमें इंडिजिनियस ट्रेडिशंस में, कि भाई आप लोग ये गलत करते हैं जिनके साथ, उनको हम ही आपको इन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड दे इवन जस्टिफाइड द कॉलोनियल रूल, वो कॉलोनियल इसी बेसिस पे वो कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑन द, अब देखिए उतना ही पढ़ के मुझे ये चीज समझ में आ गई थी, लेकिन ये आगे खुद से लिखी हुई है इस पैराग्राफ में, तो इसी तरीके से आपको एक बैकग्राउंड दिमाग में बना लेना है कि किस चीज के बारे में। ऑलराइट, so on the basis of women's low position in indigenous tradition as also in the contemporary society, तो वही है कि जो women का जो लो स्टेटस है, उसकी जो लो पोजीशन है, उसको वो एज अ टूल यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपना कॉलोनियल रूल जस्टिफाई करने के लिए। ओके, so divergent indigenous male elite responses to this challenge were to argue, ठीक है, डाइवर्जेंट इंडिजिनस मेल इलीट रेस्पॉन्सेस। डाइवर्जेंट मतलब जो मेल्स थे, मेल्स इलीट मतलब जो एडुकेटेड मेल्स है या फिर बेसिक जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल मेल्स हैं, उनका जो रेस्पॉन्सेस था वेरियस ग्रुप्स का अलग अलग है ना, टू दिस चैलेंज were to argue either that such poor treatment was contrary to tradition, ठीक है। क्या आर्ग्यू कर रहे थे वो कि जो ट्रेडिशन है उसमें इस तरीके का ट्रीटमेंट है ही नहीं, मतलब लोग इसे जो हमारा जो ट्रेडिशन है उसको लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमारे ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है। ओके, सो दे आर बेसिकली जस्टिफाइंग देयर ओन ट्रेडिशंस लाइक दिस। सो रॉय स्ट्रेटजी इन द केस ऑफ सती, रॉय राजा राम मोहन रॉय की जो स्ट्रेटजी थी सती को एबॉलिश करवाने में, वो यही थी कि भाई ट्रेडिशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो आप भाई ये जो कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि ट्रेडिशन ऐसा नहीं कहता है। और मतलब अब ये देखिए वेरियस डाइवर्जेंट व्यूज दिखाए जा रहे हैं, और तो ये सेकंड वाला है। पहला ये है कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे ट्रेडिशन में। दूसरा क्या है, दैट women approved of their tradition a lot, कि भाई women तो खुद ही अपने ट्रेडिशन को, अपने पुराने जो उनके विचारधाराएं हैं, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, वो उनको खुद इतना अप्रूव करती हैं, उन्होंने इतना उसको इंटरनलाइज किया हुआ है that it is very difficult to do away with it. Even women want this to happen. Okay, so the conservative Hindu response, basic conservative थे कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही होगा, तो उनका ये व्यू था। ओके, और that
दिस ट्रेडिशन वाज बैंकरप्ट। ठीक है, कि भाई ये ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए, इसको ही क्रिटिसाइज करा है किसने? हेनरी डेरोजियो ने। ठीक है, ये लोग भी बहुत रिफॉर्म, आई मीन जब आप रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे लाइक इसके 19th-20th सेंचुरी के, तो उसमें हेनरी डेरोजियो का भी नाम आता है, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इन ऑल थ्री इंस्टेंसेस द ऑफिशियल डिस्कोर्स ऑफ ट्रेडिशन विद स्क्रिप्चर वाज रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको पढ़ा अभी के अभी, तो इसमें आपको बेसिक बेसिक बातें पता चल गई। अब इसी से रिलेटेड हम लोग नीचे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सो according to the above passage, pre-colonial society was not governed exclusively by Brahminic scriptures। ठीक है, मतलब इसमें यह है कि above passage के अकॉर्डिंग इनमें कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, colonial society was governed exclusively by custom, no, they gave more importance to scripture, okay, एंड स्क्रिप्चर को भी यूज करके ऑफ कोर्स गवर्न किया जा रहा था कॉलोनियल सोसाइटी। शुरू में ये क्लियर हो गया था पैसेज के। प्री कॉलोनियल सोसाइटी वाज गवर्नड एक्सक्लूसिवली बाय कस्टम, नो, स्क्रिप्चर्स वर देन आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्री कॉलोनियल सोसाइटी वाज नॉट गवर्नड एक्सक्लूसिवली बाय ब्राह्मणिक, हाँ ये कह सकते हैं, मतलब प्री कॉलोनियल सोसाइटी में कस्टम, रिचुअल्स और स्क्रिप्चर ऑल द थ्री वर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है ना कि कस्टम बिल्कुल नहीं है, बट हाँ कॉलोनियल टाइम में स्क्रिप्चर्स को एज अ सिविल लॉ मान लिया था अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। सो फर्स्ट वाला जो है वो आपका सही आंसर है इसमें, है ना। प्री कॉलोनियल सोसाइटी वाज नॉट गवर्न्ड एक्सक्लूसिवली बाय ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स, ऑफ कोर्स इट वाज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट exclusively governed by it. Okay, moving on to the next question। पूरा हिंदी में भी आपको दिया जाएगा ये, so the students of Hindi should not worry about it. Questions and all the options will be available in Hindi also. Okay, so according to the, ये पैसेज आपको बार बार दिया, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेम ही पैसेज है। ये 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पैसेज के आएंगे, तो पांचों में इसको दोबारा दोबारा प्रिंट किया जाएगा, so don't get confused. According to the above passage, the relationship between scripture and society always remained the same. Scripture and society का रिलेशन है हमेशा सेम रहा है? No, क्योंकि उसमें क्या लिखा था कि जो स्क्रिप्चर है और सोसाइटी है उसका जो रिलेशन है, मतलब उस पे अफेक्ट आ रहा है इन चीजों का। लाइक ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रिप्चर एंड सोसाइटी। प्री कॉलोनियल टाइम में अलग और पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में अलग, मतलब ब्रिटिश इन्वेजन के बाद ऑफ कोर्स अ चेंज केम बिकॉज स्क्रिप्चर्स वर मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप कैन नॉट नेवर रिमेन सेम। इवन कॉमन सेंस से भी आप देखें तो ये नहीं हो सकता। ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म स्क्रिप्चर वाज गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस कंपेयर्ड टू कस्टम, ये तो बहुत ही क्लियर है। स्टार्टिंग में ही दिया गया कि स्क्रिप्चरल लॉ को सिविल लॉ मान लिया जाए और कॉलोनियल ऑफिशियल्स भी जो है वो स्क्रिप्चरल ब्राह्मणिक स्क्रिप्चर जो है उनको ज्यादा बॉल्स्टर कर रहे हैं और जो कस्टम है उसको मार्जिनलाइज कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स सेकंड वन हमें ऑलरेडी मिल गया है जो कि करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आप यू जस्ट रिविजिट आपने क्या पढ़ा, तो बेसिक बेसिक पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या स्क्रिप्चर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कस्टम से, कब? कॉलोनियल टाइम में। प्री कॉलोनियल टाइम में भी स्क्रिप्चर इंपॉर्टेंट है बट डजंट मीन कि कस्टम प्रेवलेंट ही नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इस पे बेस्ड था, इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो उस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। या अकॉर्डिंग टू द अबव, अगेन अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज, मतलब कि क्या सही है पैसेज के अकॉर्डिंग है। There were no differences between indigenous male elite responses to the position of, अभी देखिए एंड में मैंने आपको 4 व्यूज पढ़ के सुनाए थे, तो उनको दोबारा से एक बार रिविजिट कर लीजिए, है ना। तो जब जैसे ये क्वेश्चन में ये आए कि अच्छा इसके बारे में है, तो फाइन, वो चारों आपके माइंड में आ जाने चाहिए। There were no difference, क्या कोई डिफरेंस नहीं था इंडिजिनस मेल एलिट के रेस्पॉन्सेज में टू द पोजिशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग कोलोनियलिज्म? फॉल्स था, चारों अलग अलग थे। There were differences sorry, there were differences between indigenous male elite response to the position of women during colonialism। ठीक है, माइल्ड डिफरेंसेस थे, लेकिन स्टिल आप थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ज्यादा एप्ट है वो सही होता है ना, until and unless यहाँ पे 2 and 3 बोथ ना लिखा हो। ठीक है, तो आप सारे ऑप्शन जरूर पढ़िए। ठीक है, ये मेरा एक एडवाइस है कि आप सारे ऑप्शन जरूर पढ़िए। आपको भी लग रहा होगा कि सेकंड वाला सही है इसमें, बट notwithstanding differences between indigenous male elite responses
to the position of women during colonialism, they all shared common assumptions. ठीक है, तो भले ही उनका अलग है, तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है. बेसिकली वो सब उसको एक assumption पे बेस कर रहे हैं, like they had some common assumptions. So this is the correct answer. All right, third one is the correct answer. So do not just run on to a conclusion कि भाई सही आंसर मिल गया है, सेकंड वाला सही लग रहा है तो थर्ड फोर्थ में पढ़ूंगा ही नहीं या पढ़ूंगी नहीं. So that's wrong. That's not how you're supposed to do it. You're supposed to read all these options. So okay. So next question. The argument in above passage contradicts the following argument. अब क्या है contradict? मतलब अब जो है ऊपर पैसेज में जो चीज दी गई है उनके अपोजिशन में इनमें एक सेंटेंस है. ठीक है, उनके अपोजिशन में इनमें एक सेंटेंस है. स्क्रिप्चर एंड कस्टम कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. ठीक है, दे कैन बी ऑफ कोर्स ये तो दिया ही हुआ है कि लाइक दे कैन नॉट बी टोटली सेड कि हाँ भाई ये स्क्रिप्चर है, ये कस्टम का पार्ट है, स्क्रिप्चर का पार्ट है. देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज. ओके, रॉय प्रिविलेज स्क्रिप्चर ओवर कस्टम. रॉय आर्ग्यूड दैट विमेन एंजॉयड अ हायर पोजीशन इन स्क्रिप्चर्स. ठीक है, तो रॉय ने ये बोला था कि जिस तरीके की आप लोअर स्टेटस की बात कर रहे हैं वो ट्रेडिशन में स्क्रिप्चर में है ही नहीं. ठीक है, तो रॉय आर्ग्यूड दैट विमेन एंजॉयड अ हायर पोजीशन इन स्क्रिप्चर. तो ये ऑफ कोर्स कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, ये ऑलमोस्ट उन्हीं का पॉइंट है. रॉय प्रिविलेज स्क्रिप्चर ओवर कस्टम. ठीक है, ये भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है ना. तो अभी तीनों में से कोई भी कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना. तो नीदर 1, 2 नॉर 3 आर करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है टोटली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है किसी भी आर्ग्यूमेंट को पैसेज के. कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है कि अपोज, एक तरीके से कि भाई ये कहा जा रहा है तो उसका अगेंस्ट. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैसेज. The following argument would contradict the argument given in the above passage. ठीक है, अगेन कि जो इनमें से कोई एक आर्ग्यूमेंट है जो अब ऊपर वाले को, जो भी पैसेज में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. ठीक है. 1. Custom was as important as scripture during colonialism. Roy did not base his argument on custom. Of course he did. ठीक है. Conservatives based their argument on tradition. Derozio critiqued tradition. Okay. Derozio definitely critiqued tradition. उन्होंने बोला था this tradition, all these customs are bankrupt. So of course this is true. Conservatives based their argument on tradition. This is also true. Like they were saying कि भाई ये जो सारा traditional values है हमारी, ये women जो है अपने अंदर internalize कर चुकी हैं और उसको approve करती हैं. Roy actually based his argument on both customs and scriptures. Okay. तो ये भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है. एंड फर्स्ट वाला क्या है, कस्टम वाज एज इम्पोर्टेंट एज स्क्रिप्चर ड्यूरिंग कोलोनियलिज्म. तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि कॉलोनियल टाइम में जो स्क्रिप्चर्स हैं दैट वर कंसीडर्ड स्क्रिप्चर लॉ वाज कंसीडर्ड एज सिविल लॉ एंड लाइक colonial officials favored scriptural values over customary things. तो उनको मार्जिनलाइज करा और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी. तो ऑफ कोर्स कस्टम और स्क्रिप्चर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं थे colonialism में, but scripture जो है that was given more importance. So this is contradicting the very first argument. दे दो वैसे आपको फर्स्ट पढ़ के समझ में आ जाएगा, but as I always say कि आप सारे आर्ग्यूमेंट एक बार पढ़ लीजिए, सारे ऑप्शंस, वरना लाइक ऑलरेडी बहुत ज्यादा हरी में आप मार्क करेंगे, इंपल्सिव हो जाएंगे तो गलत भी हो सकता है आंसर. तो बहुत सिंपल होता है ये, बट थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होती है. तो यही कहूंगी मैं कि लाइक एकदम से किसी कंक्लूजन पे आप एंड अप मत किया कीजिए कि भाई ठीक है ये पढ़ लिया यही आंसर है मार्क कर दिया. नो. तो इसके लिए तो ऐसा भी मतलब दिस इज नथिंग. बेसिकली आएगा तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री से ही, और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से और एंशिएंट हिस्ट्री से समथिंग और अदर. बट ऐसा नहीं है कि उसका आंसर बाहर होगा, उसका आंसर इसी में होगा. यू नो दीज आर बेसिकली टू चेक योर एनालिटिकल स्किल्स कि आप कितना एनालाइज कर पाते हैं. ओके, सो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में. So moving on to the next question. ये सेम क्वेश्चन हिंदी में है. हाँ, तो इसी तरीके से इसमें एक और पैसेज भी है जो कि आप देख सकते हैं. मैंने ऑलरेडी एक पैसेज एक्सप्लेन कर दिया है. तो सेकंड वाला इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस होंगे इसी तरीके के.
सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग देम, है ना। इस क्वेश्चन पेपर को आप डेफिनेटली एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, है ना। और इसका पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। उस पर बाकी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ भी जो है अपडेट आता है तो वो उस पर हम लोग डाल देते हैं, तो दैट विल बी अ ह्यूज हेल्प टू यू पीपल। ओके, सो काइंडली ज्वाइन दैट। और उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा हमारा इस वीडियो का, तो उसके लिंक में उसका जो मतलब इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसमें मिल जाएगा आपको, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in which year was Benito Mussolini removed from his post by the fascist Grand Council? ठीक है, अब क्या है बेनितो मजोलिनी, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए हु वाज बेनितो मजोलिनी। ठीक है, कौन है बेनितो मजोलिनी? ऑफ कोर्स एवरीवन, आई मीन अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो उसमें आपने इटली के बारे में पढ़ा होगा, फासिज्म इन इटली। उसमें मेजर फिगर, मेजर पॉलिटिशियन, मेजर फासिस्ट जो है दैट इज बेनितो मजोलिनी। और उन्हें जो है इसमें क्वेश्चन ये है कि कब जो है हटाया गया था, और किसने हटाया था? फासिस्ट ग्रांड काउंसिल ने। तो उनके अगेंस्ट में जो है नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया था पास इन दिस काउंसिल, और उनको हटा दिया गया था। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये जो मेजर मेजर फिगर्स हैं। इसी तरीके से तो अभी हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हमें इटालियन फासिज्म के बारे में, जो उसका पूरा स्टोरी है थ्रू आउट, जो भी उसमें रिवॉल्यूशन आया, जिस तरीके से वो एंड हुआ, और उसके मेजर फिगर यानी कि बेनितो मुसोलिनी के बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन इसमें तो सिर्फ यही आया है कि भाई कब हटाया गया था, बट ये भी आ सकता है कि भाई मेजर लीडर कौन था इटली का, जो इटली में फासिज्म इन इटली, देयर इज अ टॉपिक लाइक जैसे भी ग्रेजुएशन डीयू से किया है या कहीं और से भी किया है, तो उसमें मतलब डीयू में तो लाइक आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू, सो आई नो ये लाइक पूरा एक टॉपिक है फासिज्म इन इटली, है ना। तो उसमें आपको ये जरूर मिलेगा बेनितो मुसोलिनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, और उसमें डेफिनेटली ये है कि उनको फासिस्ट ग्रांड काउंसिल में कब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था और कब उनको हटा दिया गया था, एंड दैट वाज इन 1943। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इटालियन में, इटली में बेसिकली जो हमारा ये है फासिज्म, उसके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, in which month and year did the Normandy landings take place? Like Normandy landings कब हुई थी? ये अगर आपको बहुत ज्यादा एलियन लग रहे हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। जब आप जैसे नॉर्मैंडी लैंडिंग्स जो है, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर टू के आई मीन के चलते हुई थी। तो आप जो वर्ल्ड वॉर टू के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी एक अच्छा सा सोर्स उठा के, तो उसमें ये सब छोटे छोटे इवेंट्स होंगे। सो डू नॉट वरी कि भाई ये अलग से नया सा टर्म कहाँ से आ गया, नॉर्मैंडी लैंडिंग से तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सो डू नॉट वरी, इट वाज अ लाइक सीबॉर्न ऑपरेशन। ठीक है, एन एयरबोर्न ऑपरेशन, जो मतलब आपको पता ही होगा आपको कि जो है वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो वो एलाइड और एक्सिस फोर्सेस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये नॉर्मैंडी का जो है आई मीन इन्वेड कर लिया था अलाइड फोर्सेस ने। तो ये मतलब उसी से रिलेटेड है पूरा कि नॉर्मैंडी लैंडिंग्स क्या है। तो इट वाज अ सीबॉर्न एज वेल एज एयरबोर्न ऑपरेशन, और जो भी ऑपरेशंस उन्होंने लॉन्च किए थे, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हुआ था, और जो अलाइड पार है उन्होंने किया था इसका जो इन्वेजन किया था। तो नॉर्मैंडी लैंडिंग्स वर बाय these were initiated by the allied powers during world war 2। ठीक है, तो ये कब हुआ था? जून 1944 में। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मतलब वही है कि आपको डेट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, लेकिन ये कब होगा? जब आपको बेसिकली, अब मैंने बता ही दिया है, वर्ल्ड वॉर टू। तो कुछ टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, देखिए पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंसेस, बट या वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। वर्ल्ड वॉर टू हो गया, और वर्ल्ड वॉर वन ऑल्सो, बट उससे थोड़े क्वेश्चंस कम देखे गए हैं। वर्ल्ड वॉर टू से जैसे कि आप देख रहे हैं कि उससे क्वेश्चंस काफी हैं। और
फासिज्म इन इटली हो गया, या फिर जर्मन यूनिफिकेशन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन पे भी आई गेस लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप इनको बहुत किसी छोटे मोटे सोर्स से भी ढंग से पढ़ेंगे, बट हाँ सोर्स हैज टू बी ऑथेंटिक, ओके, सो दैट यू हैव टू सी। पूरा पढ़ लिया और वो नहीं पढ़ा जो थोड़ा फैक्चुअल है और जो एग्जाम में आ सकता है, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। तो इस तरीके की चीजें डेफिनेटली मैं अपने बैच में तो आपको पढ़ाऊंगी ही, whenever it will be launched on our Telegram channel. Okay, in which famous battle did the Weisstong decisively defeat the French? Okay, after World War II, ठीक है, post World War II में जो है, just a second, yeah, okay, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद, आई मीन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जो वियतकॉन्ग है, ठीक है, कौन सा बैटल था जिसमें वियतकॉन्ग ने डिफीट कर दिया था किसको? फ्रेंच को, ठीक है, वियतकॉन्ग ने फ्रेंच को कब डिफीट कर दिया? सो लाइक वियतनामीज वॉर और वियतनाम की जो इससे राइवलरी है फ्रेंच से, ठीक है, फ्रेंच वाज एन अलाइड पावर, ठीक है, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो मतलब Vietnamese war is a Vietnamese war, and there's a certain history of wars and invasions by Vietnam, or some few wars which Vietnam lost and few one which Vietnam won. तो जब उसके बारे में आप बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिस्कशन जरूर होगा, ठीक है। इट वाज कॉल्ड द बैटल ऑफ Dien Bien Phu, ठीक है, Dien Bien Phu। तो Dien Bien Phu एक टाउन है, ठीक है, जिसको वो कर लिया था, आई मीन इन्वेड कर लिया था, उसको एज अ बेस ऑपरेशन यूज किया था, मतलब ऑपरेशन बेस यूज किया था, लाइक उसको बेस बना लिया था, ठीक है, वियतनाम ने, टू जस्ट लॉन्च देयर फर्दर ऑपरेशंस, तो फ्रेंच के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक वॉर था इनके अगेंस्ट, आई मीन वियतनाम का फ्रेंच के अगेंस्ट, और उन्होंने उसमें उसको हरा दिया था। इट वाज द बैटल ऑफ Dien Bien Phu, ओके। सो वियतनाम के बारे में आप वियतनाम की बेसिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में आ जाएगा। सो वंस अगेन आई वुड से कि लाइक जो भी टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ने जरूरी हैं, सारी बहुत डिटेल में पढ़नी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ देयर आर सर्टेन टॉपिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री व्हिच यू शुड डेफिनेटली रीड नाइसली। वियतनाम वॉर्स एंड आई मीन बेसिक चीजें जो मैंने अभी अभी रिसेंटली आपको लास्ट क्वेश्चन के बाद भी बताई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ऑल दैट, सो वो सब इम्पोर्टेंट है, okay। Next question, what is the 777 incident associated with? ठीक है, 777 इंसिडेंट किस चीज से एसोसिएटेड है? या इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, ठीक है, मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि लाइक दिस वाज अ प्रिल्यूड टू वर्ल्ड वॉर 2, है ना। तो ये जो है चाइना और जापानीज के बीच में हुआ था, आई मीन 777 चाइना और जापानीज के बीच में हुआ था, जो भी ये छोटा सा वॉर कहेंगे, मतलब वॉर बाद में एस्केलेट हो गया, बट उससे पहले एक छोटा सा अटैक हुआ था, आई मीन नियर द मार्को पोलो ब्रिज। तो एक मतलब अगर छोटा सा इसका ब्रीफली मैं आपको डिस्कशन करूँ तो जो जापानीज है उनका एक सोल्जर, आई मीन दे कुड नॉट फाइंड वन ऑफ देयर सोल्जर, तो उन्होंने एक वानपिंग नाम का टाउन है जो कि चाइना के बॉर्डर के अंदर आ रहा था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई हमें वी नीड टू सर्च हिम, बट चाइना ने मना कर दिया था। तो आई मीन दैट लीड टू सम टेंशंस एंड टसल्स, और उसकी वजह से जापानीज ने अटैक कर दिया था चाइना पे, और उसके बाद में इट एस्केलेटेड इनटू अ ह्यूज वॉर, ओके। सो काफी ज्यादा इंटेंस रूप ले लिया था इसने बाद में। तो that was 777 incident, it's also called Marco Polo Bridge incident, तो वो उसके पास हुआ था, है ना। So it was a big, of course, the beginning of Japanese attack on China from Manchuria, ठीक है, 1937। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा that happened in 1937। So the beginning of the Japanese attack on China from Manchuria in 1937 is the correct option। Okay. Which of the following leftist politicians was murdered by the fascists in Italy? Again,
आई टोल्ड यू कि जो फासिज्म इन इटली है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जब आप उसको थ्रू आउट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लेफ्ट में थे, जो मेजर पॉलिटिशियन कौन से राइट वाले थे, क्या टसल्स हुए थे, किस तरीके से थ्रू आउट गई हैं चीजें, और कौन कौन मतलब बेसिक मेजर, जैसे लाइक इसमें है कि मेजर एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन है जिसका मर्डर हो गया था, फासिस्ट ने इटली में कर दिया था, दैट टू 1924 ईयर भी मेंशन है, ठीक है। सो इट वाज जियाकोमो मैटेओटी, ठीक है, जियाकोमो माटेओटी। तो इनका जो है मर्डर हो गया था। तो जब आप फासिज्म इन इटली पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि फासिज्म इन इटली इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट ईयर का पेपर है उसमें काफी क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चन अब तक फासिज्म से आए हैं। Okay. So which of the following famous philosopher of the 20th century was closely associated with Hitler and the Nazi party in Germany? ठीक है, Hitler and the Nazi party in Germany. So once again I have told you already कि like जो भी वहाँ पे नाजिज्म था, है ना, हिटलर, which is आप सबने हिटलर के बारे में सुना होगा और बहुत कॉमिक वे में, यू नो, गिमिक्स में भी हम यूज करते हैं. When somebody is very brutal we call them Hitler. So anyway, coming back to the question, so Hitler and the Nazi party, जो नाजिज्म है उसका पूरा हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ही जब आप जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे और जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में उसके बाद पढ़ेंगे, है ना, और कैसे वो ओवरथ्रो हुआ ये भी आप पढ़ेंगे. तो उससे रिलेटेड जब भी आप पढ़ेंगे तो आप ऑफ कोर्स उसके फिलोसफर्स के बारे में, जो एक हिस्टोरियोग्राफी होती है उससे रिलेटेड फिलोसफर्स होते हैं, जब भी आप एक यूनिफिकेशन के या किसी मूवमेंट के, जैसे फासिज्म पढ़ेंगे इटली में, तो आपको बुरा होगा कि लाइक कौन से फिलोसफर ने उसके बारे में क्या थ्योरी दी है. सिमिलरली जब आप जर्मनी, नाजिज्म इन जर्मनी एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, तो जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप हिटलर के बारे में भी पढ़ेंगे, नाजी पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी ईयर्स भी पढ़ेंगे, और कौन कौन से फिलोसफर्स ने उनके बारे में जो भी अपने व्यूज दिए हैं वो भी पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड हिस्टोरियोग्राफी भी पढ़ेंगे. तो ये सब एक टॉपिक इनकलकेट करता है. सो नाजिज्म इन जर्मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. तो इसमें एक लाइक कौन सा फिलोसफर है तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दैट वाज मार्टिन हेडेगर, ठीक है, मार्टिन हेडेगर. नेक्स्ट, Which of the following countries was the first to effectively decriminalize homosexuality? सबसे पहले decriminalize करी थी फ्रांस ने 1791 में. ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, ठीक है. तो फ्रांस ने की थी 1791 में होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज, ठीक है. Which of the following historians are not associated with the French Annales School of Historiography? ठीक है, फ्रेंच एनेल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से कौन सा जो हिस्टोरियन है वो एसोसिएटेड नहीं है. इसमें ये है, तो आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़े होंगे बट ये इसके बारे में थोड़ा नहीं सुना होगा. So it was specifically developed by some French historians. It's not very old, okay. So it's a new invention. तो इसके बारे में है थोड़ा सा, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा सिंस लास्ट ईयर के पेपर में है. जो लोग मतलब जो भी जो सेल्फ प्रिपेयर करेंगे वो लोग भी, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ये क्या है, इससे रिलेटेड मेजर हिस्टोरियंस कौन से हैं. तो इस तरीके से हमें, तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर से, तो इसका डिस्कशन जो है इसको जो प्रिपेयर करना है बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे एक न्यू चीज आपको पता चलती है, लाइक फ्रेंच एनेल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है. All right. So the one who's not associated with the French Annales School of Historiography is Philip Aries. Wait, yeah. Who's the author of the famous book on the evolution of European urban life called The City? ठीक है, ये अगेन ऑथर एंड द बुक्स. तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि ये एक लिस्ट आपको पूरी बनानी है, और जो भी इम्पोर्टेंट इवन वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड भी, जरूरी नहीं है कि ओनली जो इंडियन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड आप कुछ टेक्स्ट के मतलब या बुक्स के और ऑथर्स की लिस्ट बनाएं. सो द ऑथर इज मैक्स वेबर, okay. Which method of history writing is the work of Paul Thompson associated with? Okay.
पॉल थॉमसन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, है ना? नहीं भी पढ़ा है तो यू शुड रीड अबाउट हिम। सो ही इज लाइक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन या कोई कॉन्टेक्स्ट भी मैं नहीं बता सकती हूँ। सो द यूज ऑफ ओरल सोर्सेस फॉर द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, है ना? तो हिस्टोरियोग्राफी आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, कुछ मेजर हिस्टोरियंस जो है उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट, who has written the popular book on the theory of method of writing, the pursuit of history? ठीक है, एक मतलब थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर एक बुक है द परस्यूट ऑफ हिस्ट्री, वो किसने लिखी है? जॉन टॉश ने। ठीक है, जॉन टॉश ने। अगेन दिस इज अ बुक एंड द ऑथर, ठीक है, very factual question and I cannot really explain any context behind it. Who has written Islam Translated? Once again, it's a book and the author, so Ronit Ricci has written this book. Okay. Okay. Who wrote What is Islam? Who wrote What is Islam? So it was Shahab Ahmad, है ना? शहाब अहमद ने लिखी है ये बुक व्हाट इज इस्लाम। सो डोंट वरी, आई मीन आप एक बार आप ऑथर्स और बुक की लिस्ट बना के खुद से भी पढ़ेंगे तो यू विल रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो अब ये जो है थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट शुरू हो गया है आई गेस इसमें, सिंस अब तक हमने मॉडर्न का ही क्वेश्चंस देखे हैं और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री। सो प्रोबेबली दिस इज मिडिवल हिस्ट्री नाउ, है ना? सो हु वर द सहाना एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? सहाना कौन हुआ करते थे? आप देखिए, जब भी आप मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे या मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी टर्म्स हैं किसी भी रूलर के अंडर जो उसने एक पूरा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एस्टैब्लिश करा है, तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो आप याद रखेंगे और उनका क्या मतलब है आप याद रखेंगे। और जो भी ऑफिसर के लिए एक टर्म यूज किया गया है, सपोज शिकदार, साना और लाइक मनसबदार इन मुगल, दैट्स इन मुगल्स, है ना? एनीथिंग, एनी टर्म कोई भी ऑफिसर के लिए, है ना? मुहतसिब और भी बहुत सारे होते हैं, है ना? खजानदार। so all these terms तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सहाना was at the time of अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, मार्केट रिफॉर्म्स जो किए थे उसमें उन्होंने एक नई पोस्ट और करी थी जो कि थी शाहना। who were the shahanas at the time of अलाउद्दीन खिलजी? it was the higher officers, ठीक है, the higher officers. Which polity of the subject of land and sovereignty in India? थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। Which polity of the subject of land and sovereignty in India? मतलब एक पॉलिटी थी, ठीक है, जो लैंड एंड सोवरेनिटी पे दे फोकस, ठीक है, मेजरली लैंड एंड सोवरेनिटी। सबको पता है कि कौन था जो आई मीन स्मॉल पॉलिटीज डिफरेंट हो गई थी, तो मराठास वर द वंस, है ना? उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस करा है स्वराज पे, लैंड एंड सोवरेनिटी। Yeah. The first literary work in Urdu is a Masnavi Kadam Rao Padam Rao, ठीक है, Kadam Rao Padam Rao, written between 1421 and 1434 CE by, okay, the first literary work in Urdu is a Masnavi। हाँ, मसनवी, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो भी टेक्स्ट हैं इनके मिडिवल हिस्ट्री के थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं उनके नाम भी, है ना? लाइक फतवाए जहांदारी हो गया, तारीख फिरोज शाही, तो उनको किसने लिखा है ना? कुछ बर्नी ने लिखे हैं, कुछ अकाउंट्स इसामी ने लिखे हैं, कुछ, है ना, मुगल्स में अबुल फजल ने काफी सारे अकाउंट्स लिखे। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, अभी ये जो है हमारा फखरुद्दीन निजामी ने लिखा है। निजाम, if you are a history student graduated in history, so you might be knowing about Nizami. So it was written by Nizami, okay. There are contradiction in relation to state legislation ज़वाबित, ठीक है, and the religious law Sharia. स्टेट लेजिस्लेशन मतलब एक्चुअली में अकबर के टाइम में भी ये काफी हुआ था कि लाइक जो स्टेट लेजिस्लेशन है, जो एक्चुअली में स्टेट के रूल्स हैं, लॉज हैं, और जो रिलीजियस लॉ है शरिया, उसमें डिफरेंसेस हैं,
ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि मतलब ये सेम नहीं है। इन द राइटिंग्स ऑफ विच ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, कौन से दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल थिंकर की राइटिंग्स में जो है ये कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हैं हमें। तो किसके में है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। शेरशाह सूर, आप सबको पता है कि हुमायूं के टाइम पे ओवरथ्रो हो गई थी मुगल डायनेस्टी, और शेरशाह सूर केम अप, है ना, ही वाज एन अफगान, ऑल राइट। सो ही केम अप एंड इन्होंने काफी अच्छे से एक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना एस्टैब्लिश किया था थोड़े से टाइम पीरियड में ही। सो शेरशाह's empire was divided into 47 सरकार, दिस इज ट्रू। उनका जो है मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड था, विलायत दैट इज प्रोविंस, देन देयर वर सरकार्स एंड देन देयर वर परगनास। ओके, सो 47 सरकार्स थे जो प्रोविंसेस थे, यानी कि विलायत, तो सरकार्स में 47 सरकार्स में डिवाइडेड थे। चीफ शिकदार, ठीक है, जैसे शिकदार शिकदरन कहा जाता है, ठीक है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड चीफ मुंसिफ यानी कि जज, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो 2 ऑफिसर्स इंचार्ज थे हर सरकार में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। ईच सरकार इज डिवाइडेड इनटू सेवरल परगनास, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि विलायत, इतना आप याद रखिएगा, इसके लिए ना मतलब पूरा एक फ्लो चार्ट बना के आप याद रख सकते हैं कि भाई क्या हमारा फर्स्ट लेवल है, क्या सेकंड और क्या थर्ड। सबसे पहले विलायत प्रोविंस, देन सरकार एंड देन परगना। सो बोथ आर करेक्ट, सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding high degree of professionalism among Indian merchants of during Mughal period, ठीक है। तो इंडियन मर्चेंट्स के का जो प्रोफेशनलिज्म है, हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म दे हैव, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ऑलराइट, सो देयर वाज हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म अमंग द इंडियन मर्चेंट्स, ठीक है। And there were some were specialized in wholesale trade and others in retail trade. तो ये आपको, ये तो बहुत ही सही है। जब भी आप कभी मुगल हिस्ट्री के बारे में नॉर्मली आप सतीश चंद्रा भी पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि लाइक रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड दोनों तरीके के ट्रेड होते थे, है ना। So the wholesale traders were called the व्यापारीज और बानिक, while the retail traders were called as the सेठ और बोरा। ये गलत है क्योंकि इसके लिए टर्मिनोलॉजी अलग है, ये टर्मिनोलॉजी गलत है। तो उसके लिए क्या है कि आपको ट्रेडर्स की, ट्रेडिंग गिल्ड्स की, इन सब की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी है। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है मिडिवल हिस्ट्री में कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है एक तो टेक्स्ट के नाम और वो किसने लिखे हैं, ठीक है, उनके मतलब जो भी राइटर्स रहे उस टाइम पे, जो भी कोर्ट हिस्टोरियन रहे हैं, बर्नी है, निजामी है, सामी है, और जो ये है क्या है, इसके टर्म्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट से रिलेटेड टर्म्स है, लैंड को रिलेटेड कोई टर्म्स है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो टर्म्स हैं, तो उन सब टर्म्स को आपको याद रखना है, ट्रेडिंग से लेके जो टर्म्स है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट, ठीक है। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन, ये एंशिएंट आ गया है, टूल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। सो ये फर्स्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। तो ये तो फर्स्ट लाइन उपिंदर सिंह भी पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा ये, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which are correct propositions in regard to the Mahajans of medieval Gujarat, ठीक है, Mahajans of medieval Gujarat। ऑलराइट, तो जब आप गुजरात के बारे में आपने पढ़ा होगा, गुजरात सल्तनत के बारे में, those who are you know those who have already done their graduation, or I mean in my syllabus there was proper topic related to Gujarat, the medieval Gujarat. So it's a body of representative of people engaged in the same commercial occupation, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइक जो महाजन्स वर रिलेटेड टू ट्रेड, तो जो भी एक ऑक्यूपेशन होती है उसके लिए मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक सेम ऑक्यूपेशन जैसे जिन लोगों की है, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो एक बॉडी है वो महाजन्स होते थे। इट डेफिनेटली रेगुलेटेड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एजुकेटेड डिस्प्यूट्स विद ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, ठीक है, प्राइस कंट्रोल करते थे, और ये बहुत लार्ज टाउन्स में होते थे, स्मॉल में नहीं होते थे, ठीक है। तो इट एक्जिस्टेड इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस इन गुजरात, इट एक्जिस्टेड ओनली इन लार्जर टाउन्स ऑफ गुजरात। तो इसमें ए, बी और डी सही है, ठीक है। सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, डी आर करेक्ट। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना।
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द हम्पी रूइंस रिप्रेजेंट द कैपिटल सिटी ऑफ विच मिडिवल एम्पायर? ऑफ कोर्स विजयनगर, सबको पता है ये तो, मतलब इवन जिसने 12th में आर्ट्स थी जिसके पास, उसको भी पता होगा विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो फर्स्ट पेज पे यही होता है कि लाइक हम्पी का जो रूइंस है, you know, it represented the capital city of Vijayanagar, the Vijayanagar Empire, you know. The Portuguese acquired Goa from, even Vijayanagar के एंड में जाते जाते हमें पता चलता है कि लाइक धीरे धीरे जो है, जो सी पोर्ट्स हैं, तो जो गोवा के जो इन्वेडर्स हैं, some invaders from Goa were acquiring, तो आदिल शाही से जो पोर्टुगीज ने गोवा एक्वायर किया था। तो ये आपको पता, मतलब इजी ही है ये क्वेश्चन, में हार्ड नहीं कहूंगी इसको। Which Sultan built his fort Adilabad southeast of Tughlaqabad? ठीक है, so it was मोहम्मद बिन तुगलक। तो बेसिक इंफॉर्मेशन की कहाँ पे फोर्ट बनाया है या कहाँ पे उन्होंने अपना लाइक एस्टैब्लिश करी है कैपिटल, तो ये तो आपको हर रूलर के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसे भी मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बोलूंगी कि भाई ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो आप बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि उनका जो उन्होंने फोर्ट है वो आदिलाबाद में बनाया था। ठीक है, द रूलर्स ऑफ एम्बर जयपुर किंगडम वर, ठीक है, सो द राजपूत, ऑफ कोर्स कछवाहास, ठीक है, कछवाहास का था ये। तो ये तो मतलब जो मैं बैच पढ़ाने वाली हूँ उसमें मैं डेफिनेटली देने वाली हूँ कि भाई कौन कहाँ के थे। इवन सतीश चंद्रा में भी अलग से दिया हुआ है कि कौन कहाँ के थे, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ राजपूत है और वो कहाँ, मतलब द मेजर सिटी और द मेजर टाउन और वेयरएवर दे वर द मोस्ट एक्टिव और दे एस्टैब्लिश देयर बेस एट, तो वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, है ना, तो दैट वे। अकबर्स मोस्ट एडमायरेबल कंसेप्ट ऑफ सुलही कुल, सुलही कुल के बारे में सबको पता होगा, यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी, है ना, जिसके थ्रू उन्होंने एक मतलब इसी के अंडर एक महाजरनामा भी एक डॉक्यूमेंट इशू करा था, जिसकी जो मतलब ये कहता था कि लाइक जो भी जब भी कोई कंफ्लिक्ट अराइज होगा शरिया में, कि भाई शरिया की रूलिंग्स में, तो जो सुल्तान कह रहा है वो माना जाएगा, बजाय वो जो उलेमा डिसाइड करेंगे। तो लाइक ही got himself some power even more than the ulama anyway. So his policy was very inculcating, inclusive and just regarding all the orthodoxies, है ना, तो उसके लिए उन्होंने ये किया था। तो ये क्या उनका मतलब क्या किस चीज का आउटकम था, मतलब अकबर में ऐसा क्या था कि उन्होंने सुलही कुल जैसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी में कहूंगी उसको उन्होंने इनिशिएट किया। पॉलिटिकल ब्रॉड माइंडेडनेस, डेफिनेटली उन्होंने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये किया कि भाई हम इससे एक्सक्लूड करेंगे, उससे एक्सक्लूड करेंगे, इससे बेटर है कि सबको इनकलकेट करके एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्यों ना बनाया जाए, है ना। तो पॉलिटिकल ब्रॉड माइंडेडनेस, रिलीजियस टॉलरेंस, डेफिनेटली इबादत खाना, उन्होंने जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको पता होगा, इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे सारे रिलीजन के जो लर्नेड मैन है वो आते थे, चीजें डिस्कस करते थे। उन्होंने अपने नोबिलिटी में भी, आर्मी में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है किसी भी रिलीजन के लोगों को इनकलकेट करने में। और कल्चरल सिंथेसिस, डेफिनेटली इवन उनके कोर्ट में ही इवन हैड सो मेनी राजपूत वाइफ्स, तो इवन सो मेनी फेस्टिवल्स, हिंदू फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड इन अकबर्स कोर्ट। जो कल्चरल सिंथेसिस है वो भी उन्होंने उनके मतलब उनके अंदर था, मतलब कि हाँ भाई ये होना चाहिए। सो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, सो 1 2 एंड 3 आर ऑल करेक्ट ऑप्शंस। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, है ना। Tarabai, who had acquired considerable civil and military experience, acted as a regent for her following. This is a very factual question, ठीक है। तो it was Dhanaji Jadava। तो जब आप मराठास और उधर मतलब उस रीजन का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये कुछ कुछ फिगर्स के बारे में, मेजर उनके बारे में डिस्कशन आप देखेंगे, है ना। Okay, who among the following Europeans presented the emperor Jahangir with a miniature painting? Just a second. Yeah, I'm sorry. Okay. Who among the following Europeans presented Emperor Jahangir with a miniature painting Dastan-e-Evle-Havaria? ठीक है, तो जहांगीर को एक मिनिएचर पेंटिंग गिफ्ट करी थी एक यूरोपियन ने, ठीक है। तो वो किसने करी थी? इट वाज फादर जेरोम जावियर। आप आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक होता है ना, आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर, तो वो जरूर पढ़ना अलग से,
है ना, पेंटिंग्स से रिलेटेड। जहांगीर के टाइम में पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर तो अकबर के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एंटायर फतेहपुर सीकरी। तो जो आर्किटेक्चर का, पेंटिंग्स का जो एक टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी में ये सारी चीजें कवर होती हैं कि लाइक कभी एम्परर को किसी ने क्या गिफ्ट किया, या एम्परर ने किसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो गिफ्ट करी है, तो वो उसमें डेफिनेटली होगा। तो आप इसको याद रखेंगे, फादर जेरोम ज़ेवियर। The first Portuguese viceroy appointed in India was, of course, Francisco de Almeida. सबको, I mean, mostly लोगों को ये चीज पता होगी, है ना। He invaded a port town, है ना, और वो जीत गए थे। तो उन्होंने, he was considered the first Portuguese viceroy, काफी पहले ही। और मतलब I'm not talking, this is a question, I mean in 16th century, early 16th century की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। Who among the following were in the first Jesuit mission that came to Akbar's court? ठीक है, अकबर्स कोर्ट में जो जेसुइट मिशन आए थे वो कौन से थे, लाइक द फर्स्ट वन, ठीक है। सो इट वाज रुडोल्फ एक्वाविवा एंड एंटनी मॉन्सरेट, 2 and 3। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अकबर के बारे में जब आप उनकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, उनके मतलब मेजर अचीवमेंट्स और मेजर चीजों के बारे में पढ़ेंगे, सो दिस विल बी देयर, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट these questions. Medieval history is comparatively easy, I say. Okay, so which of the following work cast new light on the issue of princely rebellions? ठीक है, तो ये तो अगेन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑथर से रिलेटेड, तो आपको बेसिक बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बारे में आप लिस्ट बना सकते हैं, है ना। और बाकी भी जो है थोड़ा स्टडी कर सकते हैं कि लाइक जो मेजर बुक्स इनके हैं, मतलब जो आपके कोर्स में भी सजेस्ट की गई है मेजर बुक्स, उनका आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि भाई इस बुक में क्या है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही क्लूलेस है कि भाई चीज दी गई थी और हमें तो पता ही नहीं कि व्हाट इज देयर इन दैट बुक, या ये भी नहीं पता कि उसका थीम क्या है। एटलीस्ट उसका थीम याद रखिए, है ना। तो इसका आंसर है आरपी राणा, रेबल्स टू रूलर्स, द राइज ऑफ जाटपार इन मिडिवल इंडिया। Of which of the following missiles was Ranjit Singh, I mean missiles होते थे वहां पे, missiles was Ranjit Singh was the leader, ठीक है। तो पता होगा आपको, सिख पावर राइज कर रही थी, है ना, जब मुगल पावर एंड हो गया था। आई मीन मुगल का जो है, मुगल्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था आफ्टर बहादुर शाह जफर। आई मीन लेटर मुगल्स आए, जो भी 4-5 मुगल्स जो वेरी वीक कंपैरेटिवली, और उसके बाद बहुत सारे आई मीन राइज कर रही थी पावर्स, है ना। तो उसमें ही सिख पावर भी थी, है ना। तो उसमें मिसल्स थे, है ना। तो दैट वर तो रंजीत सिंह जो है he was a part of one of the missiles, ठीक है। not part, I mean he ruled it, he was a leader, basically he was leading that missiles. so like sovereign states की like ये पूरा जो है 12 sovereign state constitute करता था क्या, जो टोटल सिख टेरिटरी जो एक तरीके से इमर्ज हो रही थी, है ना। तो जो रीजनल पार्ट्स, रीजनल स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर एंड बिफोर द कमिंग इन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लाइक टोटली ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हो रहे थे साइड एंड साइड, जो रीजनल पार्ट्स, बाद में उनको ब्रिटिशर्स ने सबड्यू कर दिया था। सो या सो उसमें ही मिसल्स थे, है ना। Ranjit Singh was the leader of which one? It was Sukar Chakya. Okay, so fourth option is the correct option. Next, Pondicherry was granted to the French by, ठीक है। पौंडीचेरी किसने ग्रांट किया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गोवा को किससे लिया था, आदिल शाही से, है ना। तो सिमिलरली आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। नेम द वेल नोन हिस्टोरियन ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दिस इज वेरी सिंपल। हमेशा जब भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात होगी तो आपके प्रोफेसर्स डिस्कस करते होंगे एबा कॉश के बारे में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वैसे भी पता लगा सकते हैं, सुमित सरकार मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिखा है, सुनील कुमार डेफिनेटली इन सब चीजों के बारे में, उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में कोई स्टडी नहीं करी है तो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री की करी है। जॉन एफ रिचर्ड्स अगेन कल्चरल हिस्ट्री के बारे में ज्यादा है या पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो इवन एलिमिनेशन मेथड भी यूज करें तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अब ये थोड़ा सा हमारा आ गया है इसका एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, हु रोट दस कुमार चरितम। तो इसके बारे में आप जब भी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो शुरू में ही आप कुछ सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुछ मेडिसिन से रिलेटेड सोर्सेस हैं, कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड सोर्सेस हैं, वैदिक पीरियड में जो भी वेदास और जो भी ब्राह्मणास और जो अरेनकास और सबके बारे में है तो वो, या जो भी जातकास हैं, है ना, उन सब का जो भी कुछ जो जो इम्पोर्टेंट है उनके ऑथर्स के बारे, ऑथर्स आपको पता होने चाहिए कि भाई किसने लिखा था, है ना। तो उसी तरीके से, या जो कालिदास के पांचों वर्क है वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, है ना। तो तभी आप अच्छे से कर पाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो सोर्सेस पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। सो इट वाज रिटन बाय दंदिन। द पिलर्स ऑफ अशोका वर, अशोकन पिलर्स के बारे में आपने सबने सुना है। अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, आई मीन मौर्याज में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अशोका है। ऑलवेज मोनोलिथिक, दे वर ऑल इंस्क्राइब्ड, नो दे वर नॉट ऑल, सब इंस्क्राइब नहीं है, कुछ सिंपल भी हैं, बिल्कुल। ओवर द शाफ्ट, लाइक ये आपने सबने देखा होगा, अगर आपने अशोकन पिलर के बारे में किसी के बारे में भी कोई भी एक देखा है तो उस पर देखा होगा ऊपर एक बेल शेप्ड लोटस होता है जो उल्टा होता है और उसके ऊपर एक एम्बलम होती है ना। तो वो तो सब पे होता है। बैकस जो है उसके, आई मीन लोटस के ऊपर एक प्लेटफॉर्म टाइप होता है, तो दैट इज ऑलवेज देयर इन ऑल द वंस। पर ये है कि सारे सिर्फ मोनोलिथिक नहीं होते, मोनोलिथिक मतलब कार्ड आउट ऑफ सिंगल स्टोन, और सारे जो है मतलब इंस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है। तो सी एंड डी आर करेक्ट, ओनली सी एंड डी आर करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, देखिए मैं आपको अभी बता रही थी कि कालिदास के आपको जो पांचों छह जो भी वर्क है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास, मैंने बोला सोर्सेस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो प्लीज आप एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है सोर्सेस, है ना। तो मेघदूतम डेफिनेटली कालिदास का ही वर्क है, कुमार संभव कालिदास का ही वर्क है, ऋतु संहरम कालिदास का ही वर्क है, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है ना। सो दिस इज नॉट रिटन बाय कालिदास। उत्तर रामचरितम, दिस इज नॉट रिटन बाय कालिदास। Okay, so sources are something which you should definitely read about when it comes to ancient history.